हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीटेट जनवरी 2024 के साइंस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें भी साइंस रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 71 अ बॉल इज थ्रोन अप इन द एयर, इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट देन रिटर्न्स टू द थ्रोअर। बॉल जो है उसको एयर में फेंका जाता है और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद ये वापस थ्रोअर के हाथ में आ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव द सेम वैल्यूज ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल्स। इनमें से कौन सी क्वांटिटीज जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के टाइम जो है इनकी वैल्यूज सेम रहेगी। फर्स्ट एक्सेलरेशन, सेकंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ma। तो एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा तो फोर्स भी सेम होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड। 72 अ बॉडी हैज अ लीनियर मोमेंटम ऑफ p एंड अ मास ऑफ m। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ ऑफ mv स्क्वायर और मोमेंटम यानी p इक्वल टू mv। तो अगर काइनेटिक एनर्जी जो है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ m से और डिवाइड कर दूँ m से, इक्वल क्या हो जाएगा? हाफ mv का होल स्क्वायर अपॉन m। अब mv की जगह क्या लिख देंगे हम? p, और नीचे क्या आ जाएगा? m। तो जिस ऑप्शन में p स्क्वायर अपॉन 2m लिखा हुआ है वही हमारा क्या है? आंसर। तो फर्स्ट में नहीं लिखा हुआ है, सेकंड में भी नहीं लिखा हुआ है, थर्ड में लिखा हुआ है p स्क्वायर अपॉन 2m। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर अपॉन 2m। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल strategy for introducing the student to the concept of chemical reaction at upper primary level। यानी upper primary level 6 to 8 तक के स्टूडेंट्स को केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। इसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो सबसे सूटेबल रहेगी, मोस्ट सूटेबल रहेगी? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो हायर क्लासेस के लिए अच्छा रहेगा। सेकंड है राइट द केमिकल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व। तो ये भी हायर क्लासेस के लिए अच्छा रहेगा। डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन एंड गिव एग्जाम्पल। तो ये तो डिडक्टिव मेथड होता है, मोस्ट सुटेबल पूछा है। फोर्थ ऑप्शन है होल्ड अ डिस्कशन ऑन केमिकल रिएक्शंस विच स्टूडेंट आर लाइकली टू हैव ऑब्जर्व्ड इन देयर लाइव्स। यानी इस तरह की डिस्कशंस क्लास में करवाना जहाँ पर उन्होंने अपने आसपास कुछ ऐसी घटनाएं या कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व की है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना है, एप्पल का ब्राउन होना है। तो वहाँ से आप एज ए एग्जाम्पल बच्चों को बता सकते हो कि लोहे पर जंग लगना क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो उनकी समझ बनेगी केमिकल रिएक्शन को लेकर, और ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी उनके लिए क्या हो जाएगा? कॉन्क्रीट हो जाएगा। तो आप एब्स्ट्रैक्ट को किस में कन्वर्ट कर दोगे? कॉन्क्रीट में कन्वर्ट कर दोगे, एग्जाम्पल देकर, लाइफ से जोड़कर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग is a set of animals in which all show external fertilization। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब स्पर्म और एग दोनों का जो फ्यूज़न है वो बॉडी के बाहर होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट ऑप्शन है hen, lizards, butterflies। सेकंड है lizards, butterflies, frogs। थर्ड है बटरफ्लाइज, फ्रॉग्स, फिश, और फोर्थ है फ्रॉग्स, फिश, स्टारफिश। तो फ्रॉग, फिश और स्टारफिश जो है उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो हमारा आंसर फोर्थ हो जाएगा।
75. Consider the test item given below and match the following. नीचे एक टेस्ट आइटम दिया हुआ है, उस पर हमें विचार करना है. कॉलम ए में कितनी एंट्रीज हैं? 1 2 3 4 5 6. और कॉलम बी में कितनी एंट्रीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7. तो कॉलम ए में 6 एंट्रीज है और कॉलम बी में 7 एंट्रीज है. तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चंस को हम कहते हैं मिसमैच. यानी आपको मैच करना होता है, कॉलम ए में जो एंट्रीज है उनको कॉलम बी में जो एंट्रीज है उनसे मैच करना होता है. लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा सा अजीब है कि कॉलम ए में 6 एंट्रीज है और कॉलम बी में 7 एंट्रीज हैं. कॉलम ए की जो फर्स्ट एंट्री है यूनिट ऑफ फोर्स, उसके 2 मैच है कॉलम बी में. फर्स्ट है जूल और सेकंड है न्यूटन. ये दोनों इसकी यूनिट हैं. हम नीचे रीड कर लेते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर. Which of the following is not a reason that can be given to justify that the item is poorly constructed? यानी ऊपर जो टेस्ट आइटम है वो पुअरली कंस्ट्रक्टेड है, इस बात को कौन सा स्टेटमेंट जो है वो जस्टिफाई नहीं करता है. यानी बाकी के जो स्टेटमेंट है वो बताएंगे कि ये पुअरली कंस्ट्रक्टेड है. हमारा आंसर पुअरली कंस्ट्रक्टेड है इस बात को नहीं बताएगा, यानी इसके अपोजिट होगा वो. फर्स्ट है, फॉर एन एंट्री इन कॉलम ए देयर आर एट द मोस्ट 2 प्लॉसिबल एंट्रीज इन कॉलम बी. यानी कॉलम ए में एंट्री के लिए कॉलम बी में 2 मैच है. जैसे कि हमने यूनिट ऑफ फोर्स के अंदर देखा था कि यूनिट ऑफ फोर्स के 2 मैच है, जूल एंड न्यूटन. सेकंड है, देयर आर अनइक्वल एंट्रीज इन कॉलम ए एंड बी. ए और बी में असमान एंट्रीज है. थर्ड है, द मैचिंग पेयर्स कैन बी इजीली गेस्ड. जो मैचिंग पेयर है उनको इजीली हम गैस कर सकते हैं, यानी हम कॉलम ए की एंट्रीज और कॉलम बी की एंट्रीज को इजीली मैच कर सकते हैं. फोर्थ है, देयर इज इनकंसिस्टेंसी अमंग एंट्रीज. जो एंट्रीज है उनमें इनकंसिस्टेंसी है, यानी कॉलम ए में 6 एंट्री है तो कॉलम बी में 7 एंट्रीज हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट है और ये इसके पुअरली कंस्ट्रक्शन को बता रहा है कि यहाँ पर एक एंट्री के लिए 2 मैच है अनइक्वल एंट्रीज है. तो मिस मैच में आपको अनइक्वल एंट्रीज ही करनी होती है. यानी कॉलम ए में फर्स्ट में जो एंट्री की हुई है उसकी एंट्री उसके सामने भी हो सकती है और उसके अलावा किसी और नंबर पे भी हो सकती है, सेकंड थर्ड नंबर पे हो सकती है. तो अनइक्वल एंट्रीज इन कॉलम ए और बी. इसी तरीके से मिसमैच जो क्वेश्चन है वो बनते हैं. थर्ड है, द मैचिंग पेयर कैन बी इजीली गेस्ड. जो मैचिंग पेयर है उनको इजीली पहचाना जा सकता है. तो ये तो पुअर कंस्ट्रक्शन को बता रहा है. ठीक है, ये भी पुअर कंस्ट्रक्शन को बता रहा है. और देयर इज इनकंसिस्टेंसी अमंग एंट्रीज. किसी में 6 है और किसी में 7 है, तो ये भी पुअर कंस्ट्रक्शन को बता रहा है. तो कौन सा आंसर होगा जो कि पुअर कंस्ट्रक्शन को नहीं बता रहा है? सेकंड. 76. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. यानी आपको स्टेटमेंट पढ़ने हैं और कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो पता करना है. असर्शन है, ड्राइड रेजिन व्हेन लेफ्ट इन प्लेन वाटर for some time swell due to osmosis. और रीज़न है, plant cell have a selectively permeable cell membrane. तो असर्शन लिखा हुआ है कि जो ड्राइड रेजिन होते हैं उन्हें जब हम प्लेन वाटर के अंदर डालते हैं तो वो फूल जाते हैं. और ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोसिस की घटना होती है. तो ऑस्मोसिस की वजह से ये फूल जाते हैं. रीज़न है, प्लांट सेल्स जो है, प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है. तो ये बात सच है. प्लांट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके सेलेक्टिव परमिएबल नेचर की वजह से जब इसे पानी में डाला जाएगा ड्राइड रेजिन का तो इजीली वाटर अंदर एंटर करेगा और ऑस्मोसिस की वजह से एंटर करेगा और जो रेजिन है वो फूल जाएगा.
फर्स्ट, A and R are both correct and R is the correct explanation of A. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. तो हमारा आंसर क्या है? फर्स्ट. 77. Which of the following would be a most suitable strategy to introduce the topic deficiency diseases at upper primary level? अपर प्राइमरी लेवल यानी 6 to 8. 6 to 8 के बच्चों को डेफिशिएंसी डिजीज टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाना है, तो कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो मोस्ट सुटेबल होगी? फर्स्ट है प्रोवाइड अ डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिशिएंसी. तो ये तो इतनी खास नहीं लग रही है. अरेंज फॉर अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस pertaining to a deficiency disease and hold a discussion around it. तो ये तो करेक्ट लग रहा है. जब बच्चे को डॉक्टर से इन डेफिशिएंसी डिजीज़ की वजह से जो लक्षण दिखाई देते हैं और इनसे बचने के जो उपाय हैं उनके बारे में डॉक्टर से जानकारी मिलेगी बच्चे को, तो ये टॉपिक उनके लिए कैसा हो जाएगा? इंटरेस्टिंग हो जाएगा, उनमें रुचि पैदा होगी और इस जानकारी को वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं. तो ये बेस्ट तरीका है बच्चे को डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने का. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड. 78. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म? साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? साइंस जो है वो ईच क्लेम को एक डाउट की तरह देखती है, उसे इन्वेस्टिगेट करती है, देन फाइनली कंक्लूजन पे आती है. तो साइंस उसको एग्जैक्ट एक्सेप्ट नहीं करती है. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इस बात को बता रहा है? फर्स्ट, साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंस. तो ये तो सही लग रहा है. सेकंड है साइंस इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर. थर्ड है साइंटिस्ट डू नॉट ट्रस्ट द फाइंडिंग ऑफ अदर साइंटिस्ट. और फोर्थ है साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू मॉडिफाई देयर आइडियाज. बातें सब सही है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट होगा क्योंकि ये स्केप्टिसिज्म को बता रहा है. 79. A box of mass 500 gram is lying on a horizontal table. Which of the following statement is true regarding the force acting on it? यानी टेबल के ऊपर ये बॉक्स पड़ा हुआ है और इस बॉक्स पर कितना फोर्स लग रहा है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? फर्स्ट है नो फोर्स एक्ट ऑन इट. सेकंड है एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ 5 Newton act on it in downward direction. थर्ड है a pair of balanced force act on it. और फोर्थ है an unbalanced force of 5 Newton act on it in the upward direction. इस बॉक्स में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो इस पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? 0 होगा. तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट इस बात को बता रहा है? अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट. तो इस पे बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर रहा है. तो हमारा आंसर थर्ड होगा. 80. एक्स इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी अराउंड कॉर्नर्स एंड इज यूज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाई. तो एक्स जो है वो तो क्या है? डिवाइस, और वाई है प्रिंसिपल. तो आपको इन ऑप्शंस में बताना है कौन सा करेक्ट होगा. फर्स्ट है टेलीस्कोप रिफ्लेक्शन, सेकंड है क्लेडोस्कोप रिफ्रैक्शन, और थर्ड है पेरिस्कोप रिफ्लेक्शन, और फोर्थ है पेरिस्कोप डिस्पर्जन. ऐसा डिवाइस जो कि कॉर्नर्स को बताता है, तो पेरी का मतलब भी क्या होता है? कॉर्नर्स है उसको बताने वाली. तो पेरिस्कोप जो है, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि पेरिस्कोप आंसर होना चाहिए. पेरिस्कोप होता क्या है? जो सबमराइन या पनडुब्बीज होती है उनमें होता है,
और ये क्या करेगा कि वाटर के ऊपर जो चारों तरफ है उसको देखने के लिए यूज़ किया जाएगा और ये रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, पेरिस्कोप रिफ्लेक्शन।